नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 के लिए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। ये जीके और जीएस की क्लासेस आपके लिए रोजाना मैं 12:30 बजे आपके सामने लेके आता हूं। और आज जो हम सेट करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि हम आज कौन से नंबर का सेट करने वाले हैं। 45 यानी 45वें नंबर का सेट करने वाले हैं। कल की क्लासेस भी आपकी 45वें नंबर का सेट ही थी, लेकिन वो क्लास बीच में रुक गई थी नेट के इश्यू की वजह से। तो उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिससे आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होंगे। उसके बाद फिर से क्लासेस आपकी आगे आने वाली है। बाकी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जीके और जीएस की क्लासेस नहीं दी जाती। यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस जो कि आपके यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी क्लासेस दी जाती हैं। आप सुबह 7 बजे हमारे साथ में रीजनिंग की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। 7 बजे के बाद आप सुबह 11:30 बजे हमारे साथ में मैथ्स की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। इसके बाद 12:30 बजे आप मेरे साथ में जीके और जीएस की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। और इसके बाद में आप रात में 9 बजे यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से यूपीएसआई को कवर कराया जा रहा है। और जो साथी यहाँ पे यूपीएसआई कवर करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन सीरीज के साथ में एक बैच भी परचेस कर सकते हैं। और ये बैच क्यों खास है, तो भाई ये प्राइस की वजह से के साथ, प्राइस से वजह से तो खास है ही, लेकिन ये खास है हमारे कंटेंट की वजह से। ये प्राइस जो है अभी आपको 599 मिल रहा था, ये बैच आपको अभी फिलहाल में 99 रुपये में मिल रहा है। यानी 99 रुपये में यूपीएसआई के लिए एक बैच आपको कहीं मिलता है तो वो आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन बाई एससी पर मिल रहा है। इससे सस्ता बैच आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। और इस बैच में इससे अच्छा कंटेंट भी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, मुझे यूपीएसआई के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो अभी फिलहाल में अगर आप क्लासेस देख पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि 99 रुपए में आप यूपीएसआई का इस चाणक्य 2.0 बैच को खरीद सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है। और इसमें रोजाना आपके लिए क्लासेस दी जा रही हैं हमारी एप्लीकेशन बाई एससी ऐप पर। बाकी के जय हो भाई, ब्राह्मण जय श्री राम। इसी के साथ में मैंने मॉर्निंग बोला कब है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बाई एससी एप्लीकेशन है हमारे पास में, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। वो आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले नए हैं तो रजिस्टर करेंगे, और आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन के बाद में आपको सारे बैचेस जो आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का बैच हो, चाहे वो यूपीएसआई का बैच हो, चाहे वो आपके आने वाली कांस्टेबल का बैच हो, सारे ही बैच आपको 99 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई। इससे सस्ते बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाले। चाहे ग्रुप डी पढ़ना चाहते हो आप, ग्रुप डी के अलावा आप यूपीएसआई पढ़ना चाहते हो, आप यूपी कांस्टेबल पढ़ना चाहते हो, आप दिल्ली पुलिस पढ़ना चाहते हो, सारे बैचेस आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 में। तो जल्दी करिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। तो अभी मैं कह रहा हूं मौका है तो एक बार कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि ऐसी पॉकेट मनी, आपकी पॉकेट मनी भी इससे ज्यादा होगी। आपको महीने पे कम से कम 500 से 1000 रुपए मिल जाते होंगे अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो। और आपको 100 रुपए में 2 साल के लिए बैच मिल रहा है। क्या जा रहा है भाई, खरीद सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून चित्रांशी, ब्राह्मण, गीता और स्टडी लाइव, सभी को यहाँ पे गुड आफ्टरनून। लेकिन सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है? शेयर करना होता है, क्योंकि मौका अभी आपके पास में है शेयर करने का। तो आप शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्लासेस में पढ़ेंगे। और एक और बात, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपका ये आंसर सही है, डाउट है तो पूछिएगा। जो भी कुछ है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉपी पेन में इसलिए बोलता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी चीजों को नोट कर सकते हैं जो आपके लिए खास है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, एक और चीज, कल आपकी क्लास हुई थी 45 नंबर की, यानी हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 45 था। इस 45 में मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ क्वेश्चन से हैं जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। आपको पता है कल क्लास जो है 5 क्वेश्चन के बाद में रुक गई थी, यानी नेट का इशू आ गया था जिसकी वजह से वो क्लास रुक गई थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद 6वें क्वेश्चन से आपकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभिषेक दुबे जुड़ चुके हैं भाई, गुड आफ्टरनून। लाइक और शेयर कर दिया, बहुत ही अच्छा किया है गीता। लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी होता है जब कोई पढ़ा रहा हो आपके साले।
क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शेयर चैट के सीईओ। कल मैंने बताया था कि हमारे पास में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम व्हाट्सएप को देखते हैं, हम फेसबुक को देखते हैं, हम इंस्टाग्राम को देखते हैं। तो ये क्या है? ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन अपना प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का प्लेटफॉर्म कौन सा है? देसी प्लेटफॉर्म कौन सा है? और उसके यहां पर सीईओ कौन से हैं? कल बताया था। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। थैंक यू बाय द वे। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया मार्क जकरबर्ग, क्या ये इंडियन है? नहीं है। तो क्या बनाया इन्होंने? फेसबुक बनाया था, और बाकी बाद में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खरीद लिया। जैक डॉर्सी इंडियन है? नहीं है। जैक डॉर्सी ने क्या किया है? जैक डॉर्सी के द्वारा ट्विटर बनाया गया था और फिर बेच दिया गया एलन मस्क को। डग मैकमिलन इंडियन? नहीं भाई, वॉलमार्ट के सीईओ हैं। कौन बचा हमारे पास में? हमारे पास में अंकुश सचदेवा बचे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ कि ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है अंकुश सचदेवा। थैंक यू भाई। अभी मैं खाना खा लूं तब बात करते हैं। हाँ भाई, तुम बाद में बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, खाना भी खा लेना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने बताया था ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आपको पता है ध्वनि प्रदूषण कब होगा? जब यहाँ पे हम बहुत तेजी से आवाज करेंगे, जब हम यहाँ पे लाउड स्पीकर पे गाने बजाएंगे। और ये भी मैंने बताया था कि जब हम शादी पार्टियों में जाते हैं तो क्या होता है? हम वहाँ पे डीजे वाले बाबू से कहते हैं गाना बजा दे। कब तक बजा सकेगा वो? रात के 10 बजे तक। फिर क्या होता है? क्योंकि 10 बजे के बाद में यहाँ पे कानून लागू हो जाता है। यानी आप 10 बजे से पहले तक गाना बजा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 10 बजे के बाद अगर आप गाना बजाएंगे तो कोई कानून आपको रोकने का प्रयास करेगा। कौन सा कानून है जो आपको रोक सकता है? इनमें से ऐसा कौन है जो ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल कर सकता है? यहां पर आपके पास में 4 नियम हैं, 4 कानून हैं। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। और ये मैं कल बता चुका हूं, कल ही दिया था भैया। 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट हैं। मैंने बताया था कि वही सेट आपको मैं दोबारा से करा रहा हूं। बी आंसर 1986 चित्रांशी चौहान का, और इसी के साथ सभी का आंसर बी है। चलिए देखते हैं बी का आंसर क्या है। पर्यावरण। बहुत ही सही आंसर दिया है, क्योंकि जब हम ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण वाला जो पार्ट है, इसके जो नियम हैं, इसके रूल्स जो हैं, वो पर्यावरण के आपके पास में जो कानून है उसके अंदर आते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप यहां पे जो आंसर दे रहे हैं वो यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था, इसी के अंदर नॉइज पॉल्यूशन को भी काउंट किया गया था। इसी को कंट्रोल करना है, इसी के लिए रूल्स बनाए गए थे, वो आपके यहाँ पे ये है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि पर्यावरण संरक्षण की बात आ रही है, तो पर्यावरण मंत्री हैं हमारे पास में, और ये मैंने कल बताए थे। पर्यावरण मंत्री कौन है ये आप जल्दी से बताइएगा, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण मंत्री कौन है? रोहित तिवारी। कृष्णा, जय श्री कृष्णा भाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राज फीलिंग, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप पर्यावरण मंत्री के बारे में बताइए, तब तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है यहां पे भूमि अधिग्रहण। भाई सरकार कह रही है हमें मेट्रो बनानी है, सरकार कहती है नहीं हमें तो हाईवेज भी बनाने हैं। तो क्या करें? चलिए किसानों से जमीन लेते हैं। तो किसानों से जमीन लेंगे, उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, और मुआवजा देंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास में कानून भी तो होना चाहिए कि उन्हें कंपेंसेशन दिया जाए, तो फेयर दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिया जाए, क्योंकि हम भूमि को ले रहे हैं और वहां पर यहां पर रीसेटलमेंट भी किया जाएगा। तो बताओ, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन किस वर्ष में लाए थे? नवीनतम परिवर्तन, इसका मतलब पहले कोई कानून होगा। पहले का कानून क्या है? तो हमारे पास में जो कानून था ना, हम अंग्रेजों के कानून से चल रहे थे भाई। 1894 में कानून बना दिया था, इसे कहा गया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून। फिर क्या हुआ? फिर हमें समझ में आता है चलिए ठीक है यार, कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिजिड था, मुआवजा भी कम देता था। तो सरकार लेके आती है 2013 के टाइम में एक लॉ, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013। और ये कब आते हैं? 2013 में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013 होगा। इसे लार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे लार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन की बात करता है, ये रिहेबिलिटेशन की बात करता है, ये रीसेटलमेंट की बात करता है। आया समझ? आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल, 12 नहीं है फीलिंग्स भाई, 13 है। ब्राह्मण का आंसर राज फीलिंग, बहुत ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ठीक है। खाना खा लिए? हाँ भाई, हाँ आप लोग खाइए खाना, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है। भाई सबसे पहले तो हमारे पास में मौलिक अधिकार क्या है?
क्या है मौलिक अधिकार? तो आप कहेंगे सर हमारे पास में ना संविधान ने हमें शक्ति दी है। कैसी शक्ति दी है? तो संविधान में शक्ति दी कहाँ पे भैया? हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट थंब में हमारे पास में क्या है? आर्टिकल हैं। और आर्टिकल नंबर की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक में हमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और ये फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो हमारे पास हैं कितने? तो आप कहेंगे सर 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन से होते हैं? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 36 तक। और संवैधानिक 25 से नहीं 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32। तो बताइए इनमें से कौन सा का? समानता का बिल्कुल है। सहकारी समितियों का गठन करना है, बिल्कुल करेंगे। कॉपरेशन तो करेंगे। सबसे कहता है शिक्षा का अधिकार है, 86 का संशोधन हुआ आर्टिकल नंबर 21A। लेकिन क्या बेरोजगारी की बात करेगा कोई फंडामेंटल राइट? अगर आप बेरोजगारी की बात आती तो आप तुरंत पहुंच जाते कोर्ट में, सर ये नौकरी नहीं दे रहा हमें, ये हमारे कानून का अधिकार मतलब हमारा फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है? हमारा हनन कर रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। आप इस पे कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप डीपीएसपी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और आर्टिकल नंबर 14(1) यहाँ पे बताएगा कि बेरोजगारी है आपके यहाँ पे, इस पर कानून बनाइए। सहायता दीजिए, बिल्कुल ब्राह्मण डी राइट होगा। रोहित तिवारी का आंसर है। राज फीलिंग, चित्रांशी चौहान का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो सबके आंसर आ चुके हैं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हो चुका था, कल भी हुआ था। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप जब यहां पे देखते होगे कि आपने थर्मामीटर देखा है, बिल्कुल देखा होगा। थर्मामीटर के अंदर क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है सर। अच्छा, पारा अगर मैं पानी में मिला दूं तो क्या होगा? और मैं उसे पी लाऊं, मैं तो नहीं पीऊंगा भाई, मर जाऊंगा फालतू में। यानी आप अगर यहां पे कहते हैं कि पारे का पानी पी लो, यानी पारा वाला पानी जो पी लेंगे तो इसे कहेंगे पारा विषाक्तता, क्योंकि आपको पता है पारा एक प्रकार से जहर है। और इसी रोग को कहा जाता है मिनमाता रोग। और ये मिनमाता रोग करेगा क्या? आपके ना नर्वस सिस्टम जो होता है ना, जिससे आपका दिमाग काम कर रहा है, ये उसको हिला के रख देता है। क्या करेगा? ये नर्वस सिस्टम को बिल्कुल हिला के रख देता है, इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। अब पारा आ कहां से रहा है? सर हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से हमारे पास में जो पारा है वो पारा जो एक वेस्ट के रूप में पानी में मिल जाता है, इस वजह से हमारे पानी में पारा पाया जाता है। तो इसी वजह से बोला गया था कि ये जो रोग है ये कहां से मिला? तो बोलेंगे सर ये हमारा ना जापान से मिला है। क्यों जापान से मिला है? क्योंकि जापान में ही एक सिटी है जिसका नाम है मिनमाता। मिनमाता शहर है जापान में, और इसी शहर में पहला ऑब्जर्वेशन हुआ था 1956 में। तो 1956 में ये रोग खोजा गया था, जिसकी वजह से इसका नाम मिनमाता रख दिया। आया समझ? सर अभी मेरे यहाँ पर एक नौकरी लगाने वाला आया था, मैंने प्रूफ मांगा, मैंने ठीक किया या नहीं? बिल्कुल भाई, अगर कोई नौकरी लगाने की बात कर रहा है तो आप सबसे पहले उसको प्रूफ मांगे, कहाँ नौकरी लगाओगे और फिर तुम किस में जॉब करते हो, सबसे पहले वो भी बताओ भाई। सबसे पहली बात यह है कि जो कोई नौकरी हमें क्यों बांट रहा है, ऐसी थोड़ी ना बांटेगा। नौकरी हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, वो तो मिल नहीं पा रही। हम इतनी डिग्री लेके बैठे, हमें तो मिल नहीं पा रही। ऐसे कैसे कोई बांट सकता है, और वो भी भारत में? हाँ जी बिल्कुल, एजुकेशन लाइव। राज फीलिंग बिल्कुल ठीक किया, हाँ बिल्कुल ठीक किया। रितेश तिवारी का आंसर सी है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको पता है भैया हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल है। अब मान लीजिए इंडिया आजाद हो जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1950 में कर देते हैं। अब 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद अब इसे यहां पर एक सीजेआई भी तो बनाना पड़ेगा। स्थापना कर दी तो हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो बनाना पड़ेगा। तो पहली बार किसे बनाया गया था? और एक आपका क्वेश्चन है वर्तमान में किसके पास है सीजेआई का पद? तो जल्दी से बताइए। और अगर वर्तमान में है तो वो नंबर कौन सा है, कौन से नंबर के सीजेआई अभी प्रेजेंट में चुने गए हैं? क्या आंसर आएंगे आपके? तो सुप्रीम कोर्ट का पहला सीजेआई कौन था? आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 के बाद लागू होता है। पहली बार
बार पूरे भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है? और आंसर आ चुका है ए, राज फीलिंग्स का आंसर है। चित्रांशी कह रही है रोहित भाई से कुछ है, अच्छा ठीक है। रितेश तिवारी का ए आंसर, और सभी का आंसर आ रहा है, एजुकेशन लाइफ का भी आंसर आ चुका है। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल कानिया। ये हीरालाल कानिया आपके पहले सीजेआई थे, लेकिन प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है? अभी भी तो कोई ना कोई सीजेआई होगा, तो फिर बताइए जल्दी से, बी प्रेजेंट के सीजेआई कौन है और कौन से नंबर के हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। आंसर नहीं, हाँ बिल्कुल रितेश तिवारी ने आंसर दे दिया है, बी आर गवई। बहुत सही आंसर है। हमें एक आंसर पता चल गया कि वर्तमान में सीजेआई जो है ना, उनका नाम है बी आर गवई। लेकिन ये बी आर गवई है ना, ये कौन से नंबर के हैं? अगर फर्स्ट हैं तो सेकंड भी हुआ होगा, थर्ड भी हुआ होगा, तो इसका मतलब है ये कोई ना कोई नंबर है हमारे पास में। तो प्रेजेंट में कौन से नंबर के आपके सीजीआई? एजुकेशन लाइफ, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। अब आंसर आ रहा है आपका पर्यावरण मंत्री का वाला आंसर। थोड़ा सा ध्यान दो, वहां पीछे तो नहीं चल रहे हो, आगे बढ़ा लो भाई। रोहित तिवारी ने बताया है, रितेश तिवारी ने आंसर बता दिया, दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। अभी जो आपके नंबर हैं वो आपके 52वां नंबर चल रहा है, यानी 52nd सीजेआई आपके कौन है? बी आर गवई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7, जो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है अगर देखा जाए, क्योंकि कल आधी क्लास हुई थी, 6 नंबर तक की आपकी क्लास हुई थी, जो मैंने आपको यहाँ पे रिपीट करा दी है। 7 कहता है कि आपके यहाँ चुनाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है कि चुनाव हैं, मान लीजिए सेल्फ गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करना हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए होगी, तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे? नगर निगम बनाने पड़ेंगे। तो यही पूछा जा रहा है, क्या भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? अब तो चुनाव होते हैं इनके, लेकिन पूछा जा रहा है कि भारत का पहला नगर निगम, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहां पर स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। लेकिन वो स्मार्ट था, प्रूफ दे दिया। भाई कौन स्मार्ट था? लड़का स्मार्ट था कि उसका दिमाग स्मार्ट था? पर गर्ल्स मैरिड होनी चाहिए, पर मेरी तो शादी हुई नहीं है यार। ये तो बड़े दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं है, मिल ही जाएगा कोई ना कोई, कभी ना कभी तो। ठीक है, ब्राह्मण आई बैक एजुकेशन लाइफ का डी आंसर। चलिए देखते हैं। बेटा डी आंसर आप दे रहे हो मद्रास ना, सबसे पहले बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले जो है वो मद्रास में यहाँ पे हमारे पास में नगर निगम आए थे। लेकिन कब आए थे ना? 1688 में आए थे। 1688 में स्थापना की गई थी। किसने की होगी 1688? मतलब ब्रिटिशर्स ने की होगी। ब्रिटिशर्स को जरूरत थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एक बार, और लोकल टैक्स लेना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना होगा, और सबसे पहले मद्रास में बनाया था। फिर इनके पास में प्रेसिडेंसी कहाँ पे है? इनके पास तो प्रेसिडेंसी बॉम्बे में भी है, तो दूसरे पोजीशन पर कहाँ पे बनाया था? बॉम्बे में। फिर आपको पता है कि कलकत्ता भी तो प्रेसिडेंसी में था, तो तीसरे नंबर पर कहाँ? कलकत्ता में बनाया था, यानी 1793 में बनाया गया था। दोनों हो सकता है सर, कौन सा दोनों हो सकता है? क्या दोनों हो सकता है भाई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो उसकी बात करें स्मार्टनेस की। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब जो चुनाव की बात आ रही है, अब चुनाव हुए हैं तो भाई हमारे तो चुनाव होते रहते हैं, लेकिन हमने क्या किया ना, ईवीएम पर चुनाव करने की पहली बार कहीं ना कहीं पे कोशिश की होगी। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था। जो आज के टाइम पे एक कहा जाता है कि ईवीएम में कोई बटन दबाने पर कोई और वोट चला जाता है, वो बात अलग है, शायद जाता है नहीं जाता है, वो बात ठीक है। इसकी बात करते हैं कि सबसे पहली बार इसका यूज कहां किया गया था। आंसर है राज फीलिंग्स का, एजुकेशन लाइफ का, एबी डिविलियर्स का और रोहित तिवारी का, सबका आंसर आ चुका है। बहुत ही सही आंसर आया है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि केरल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो कुछ बूथों पर हमने क्या किया, पहली बार यूज कर लिया ईवीएम का। और ये यूज कब किया? तो 1982 में किया था, 1982 में किया था। अच्छा, इसका मतलब ईवीएम ना कुछ बूथ पर स्टार्ट हुई थी। तो मैं कह सकता हूं कि ईवीएम ऐसा भी तो होगा कि ईवीएम का पूर्ण चुनाव हुआ होगा। ईवीएम से पूर्ण चुनाव भी तो हुआ होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप यहां पे इसका आंसर बताइए कि ईवीएम से पूरा चुनाव कब लड़ा गया था? क्या आंसर होगा और कहां पर लड़ा गया था? कि क्या वो विधानसभा का चुनाव था या फिर लोकसभा का चुनाव था? क्या आंसर होगा?
संपूर्ण राज्य में पहली बार गोवा में, बिल्कुल सही है, एबी डिविलियर्स ने आंसर दे दिया है। तो एबी डिविलियर्स का आंसर है गोवा। सबसे पहली बार पूरे राज्य में कहां पर आपका चुनाव हुआ था ईवीएम के माध्यम से? तो गोवा में हुआ था। अच्छा, ये तो विधानसभा का चुनाव था, तो हम क्या कहेंगे, फिर तो लोकसभा में भी तो यूज हुआ होगा। तो लोकसभा में ईवीएम से पूर्ण चुनाव कब हुआ था, कहां पे हुआ था, कौन से लोकसभा के चुनाव में हुआ था? अब इसका अलावा आंसर दीजिए कि ईवीएम का यूज तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास में वीवीपैट भी आया। यहां पर वोटर को वेरीफाइड करने के लिए हमने वीवीपैट का भी प्रयोग किया। अब वीवीपैट का प्रयोग किया होगा तो पहली बार कहां पे किया, और पूरी तरीके से हमने लोकसभा में सभी सीटों में लोकसभा में वीवीपैट का यूज कब किया, कहां किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होंगे? संपूर्ण राज्य में गोवा में डिविलियर्स का आंसर। एजुकेशन लाइव बता रहे हैं गोवा। थैंक्स गीता। रोहित तिवारी इस लोकसभा में नहीं लड़ा था। मैं नहीं लड़ा। भाई तुम नहीं लड़े तो क्या दूसरा नहीं लड़ रहा? लोकसभा की बात करेंगे तो 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी और मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो वो आपके कब बनाए गए थे? 2004 में। तो 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो ईवीएम के माध्यम से हुआ था, लेकिन वीवीपैट का माध्यम से हुआ चुनाव 2013 में हुआ था, जहां पे वोटर को वेरीफाइड किया जाता है। नागालैंड में हुआ था विधानसभा के चुनाव में। वेरीफाइड का मतलब बटन दबाओगे, आपने जैसे वोट डाला है उसकी पर्ची निकलेगी और दिखा देगा कि वो इस जगह वोट पड़ा है। ये आपका वीवीपैट के थ्रू होता है। और लोकसभा में कब इसका यूज किया गया था? तो 2019 के चुनाव में इसका यूज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। भाई मिट्टी है हमारे पास में, सबसे ऊपरी परत आपकी कहलाती है मिट्टी। अब मिट्टी की परत तो है, लेकिन इसमें भी ना हम इसको लेयर में बांट देते हैं। अब कैसे बांटते हैं? तो एक आपकी टॉप लेयर होगी, एक आपकी उसके मिडिल लेयर होगी, एक उससे नीचे होगी और एक सबसे नीचे की लेयर होगी। तो ऐसा ही पूछा जा रहा है कि मिट्टी की वो कौन सी लेयर है जिसमें दरारें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जहां पर छिद्र वाली चट्टानें देखने को मिलती हैं, जहां पे छोटे छोटे ढेर देखने को मिलते हैं। जल्दी से बताइए। हमारे पास 4 आपके स्तर हैं। एक आपका बेड रॉक का स्तर है, एक आपका बी हॉरिजॉन है, सी हॉरिजॉन है, ए हॉरिजॉन है। तो ऐसे लेवल बताने हैं मिट्टी के कौन से लेयर होंगे। सी 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 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं सी आंसर होगा कि नहीं होगा। तो बेटा एक बात याद रखना, मिट्टी की लेयर आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहली लेयर टॉप की लेयर होती है, ये आपकी ए कहलाती है। और यहां पे क्या होगा? यहां पे आप देखते हैं ना सर, ह्यूमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस रिच मिट्टी होती है, उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आपका ओ हॉरिजन या फिर ए हॉरिजन कह रहे हैं। ठीक है, मिडिल वाला पार्ट जो आप देखते हैं, तो मिडिल वाला पार्ट जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये मिनरल्स वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ये मिनरल्स वाला पार्ट होता है। जब हम सी की बात करेंगे तो सी वाला पार्ट जो है, स्मॉल पीसेस आपको मिलना लग जाते हैं, ये आपका सी हॉरिजन है। ठीक है, और फिर बेड रॉक की बात करेंगे तो ये लास्ट में आपको बेड रॉक दिखाई दे रही है। पूछ रहा है कि दरार और छिद्र और छोटी छोटी चट्टानें कहां मिलेंगी, स्मॉल रॉक पीसेस कहां मिलेंगे, क्रैक्स कहां मिलेंगे? तो सी में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ? हाँ, जीवाश्म में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। क्या कहता है भैया? आपको पता है कि भाई हम लोग भक्ति वाले वो, अब भक्ति करेंगे तो कोई लोग मूर्ति की पूजा करता है, कोई भगवान के बिना रूप को मानता है। जैसे मैं कहूं कि अभी हमने राम की मूर्ति को स्थापित किया था राम मंदिर में, तो इसका मतलब क्या है? हम राम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को पूज रहे हैं, तो भगवान को मूर्ति रूप में अगर मान रहे हैं तो वो पार्ट आपका अलग है। और एक ऐसे होंगे जो यहाँ पे निर्गुण भक्ति के पार्ट होंगे, जो कि भगवान को बिना रूप के लिए मानते हैं। पूछा जा रहा है भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा के साथ किया जाता है। यानी अमूर्त रूप का मतलब भगवान को मूर्ति के रूप में देखना, यानी जहां पर हम अमूर्त का मतलब अमूर्त का मतलब होता है भगवान को बिना मूर्ति के देखना। मूर्त का मतलब होता है जहां पे उसको छुआ जा सकता है, तो मूर्ति को छुआ जा सकता है, वो मूर्ति वाला पार्ट होगा। और अमूर्त कौन होगा? जहां पे उसको हम छू नहीं सकते, जहां पे उसे हम कब ध्यान लगा सकते हैं, जहां पे हम उसे का बस नाम ले सकते हैं, वो आपका पार्ट होगा। तो कौन सा आंसर होगा? राज फीलिंग, रोहित तिवारी, माई ईटिंग डन। हाँ, तुम्हारी ईटिंग वीटिंग डन हो गई। चलो अब तो पढ़ लो। सगुण भक्ति और बी आंसर है बेटा। जब हम अमूर्त रूप की पूजा करते हैं, देखो एक होता है मूर्त रूप और एक होता है अमूर्त। मूर्त का मतलब है जिसे हम छू सकते हैं। किसे छू सकते हैं? मूर्ति को छू सकते हैं।
लेकिन किसी के नाम को, किसी के ध्यान को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसे कहते हैं सगुण भक्ति, जब हम बिना मूर्ति की पूजा करते हैं उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। तो जब आप नाम लेते हैं भगवान का तो वो एक निर्गुण भक्ति है, लेकिन आप भगवान में मूर्ति के पास में जाकर नाम लेते हैं तो वो आपकी सगुण भक्ति कहलाती है। तो मूर्ति का अवतार सगुण भक्ति है, और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं ये आपकी सगुण भक्ति है। लेकिन यहां पे पूछा गया अमूर्त रूप, तो अमूर्त रूप होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति वाला। संत कबीर हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, ये आपके निर्गुण भक्ति के पार्ट है। लेकिन तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ये आपकी सगुण भक्ति की बात करते हैं। ठीक है, आया समझ? अमूर्त पूछा है भैया, अमूर्त पूछा है। चित्रांशी का आंसर बिल्कुल आंसर गलत है, चित्रांशी ए नहीं होगा। रितेश तिवारी ए आंसर नहीं होगा। सा सेंटर है उसे कहते हैं सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र, यानी इंग्लिश में बोला जाएगा तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? IFC, IOC कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, यानी हिंद महासागर में एक सूचना का संलयन केंद्र। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, इसकी जो स्थापना होती है कब होती है? 2018 में होती है। चलिए 18 में हमने कर दिया स्थापना, लेकिन इसके बाद में क्या करेंगे? इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, कहां पर स्थित है? तो आप ऐसी जगह बताओ जहां समुद्र नहीं है। आप कहेंगे कलकत्ता में समुद्र है, हल्दिया में समुद्र है, चेन्नई में समुद्र है, लेकिन ना इसका हेडक्वार्टर ऐसी जगह पर है जहां समुद्र है ही नहीं। तो क्या आंसर होगा? आंसर आ रहा है, नेट रुक रहा है बेटा, नेट नहीं रुक रहा है सर। ऐप पर जीएस का क्लास नहीं चलता बेटा, ऐप पर जीएस की भी क्लासेस होती है। अगर आप यहाँ पे यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में आप बैच ले सकते हैं, चाणक्य बैच। केवल 99 रुपए में आपको सब कुछ मिल रहा है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, और इसके साथ में आपको यहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई जा रही है मात्र 99 में। कंप्लीट जीएस पढ़ना है तो आप 99 में भी पढ़ सकते हैं यूपीएसआई के बैच में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ए बी डिविलियर्स, राज फीलिंग सबने आंसर दे दिया है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरुग्राम आंसर होगा। ये भले ही मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है, लेकिन ये ऐसी जगह बनाया गया है जहां पे इसका हेडक्वार्टर जहां पर है वहां पर समुद्र आपको देखने को मिलता नहीं है। आप यहां पे देखेंगे स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग की जाती है, डिजास्टर रिस्पांस किए जाते हैं, इसके अवेयर करना है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक इसकी क्या करेंगे? डेटा को एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मेरा आंसर सही करके भी गलत कर दिया आदि ब्रो। अब वो चश्मा वाले सर नहीं पढ़ाते हैं क्या? भैया मैं भी चश्मा ही पहना हूं, क्या मैं दूसरा हूं? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पे जो हमारा पुराना टाइम था तो उसमें विधवा जो हो जाती थी, जिनके पति एक्सपायर हो जाते थे, उनको यहाँ पे पुनर्विवाह की आज़ादी नहीं थी। फिर हमारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्या है? इनका नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके प्रयास से, इनका क्या होता है? इनका प्रयास होता है, कोशिश करते हैं भाई ऐसा ही किया जाए। तो आपके जो लॉर्ड थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहां पे क्या पास कर दिया जाता है? एक विधवा पुनर्विवाह पारित कर दिया जाता है। तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? जो विधवा हो जाती हैं उनका दोबारा से विवाह करा सकते हैं। तो ये पास हुआ था कब? जब लॉर्ड कैनिंग थे। कब थे लॉर्ड कैनिंग? तो आप क्या बताएंगे? सर वो शायद 1850 के आसपास का टाइम होगा, क्योंकि 1850 के आसपास ही थे। तो यहाँ पे तो सारे ही 1850 के आसपास हैं, तो याद कर लेना 1856 का टाइम था जब विधवा पुनर्विवाह का एक एक्ट लाया गया था, एक पास किया गया था। महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला कानून है, महिलाओं के राइट्स देने वाला आपका पहला बड़ा कानून आया था, ब्रिटिश समय में आया था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ललित सर बेटा अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पे उनकी क्लासेस हैं। ठीक है, हाँ बहुत धन्यवाद। कैनिंग का दर्शक, कैनिंग दर्शक चाणक्य बैच लिए हैं, नहीं दिख रहा है जीएस भाई। चाणक्य बैच में लिया होगा तो उसमें है, क्यों नहीं है? आप एक बार जो हेल्पलाइन नंबर है, जो कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
8266981579 इस पर कॉल करके आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे की परेशानी आ रही है, मेरे को एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, या फिर मेरी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पा रही है, या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या किसी टीचर से बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नंबर जो दिया गया है, आप इस नंबर पर सारी चीजें पूछ सकते हैं, सभी बातें कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ग्रह के बारे में आप सभी जानते होंगे। सोलर सिस्टम है हमारे पास, और सोलर सिस्टम है तो उसी के अंदर बुध है, उसी के अंदर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बहुत सारे ग्रह आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे में हम 8 ग्रह को मानते हैं। लेकिन पूछा क्या जा रहा भाई, इनर प्लेनेट्स कौन से हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? जल्दी से बताइए, सोलर सिस्टम का कौन सा इनर प्लेनेट्स माना जाता है? पता नहीं भाई, सर चढ़क वैसे नहीं दिख रहा है। अरे दिख जाएगा भाई, वो अच्छा पढ़ाते थे और वो मुझे जानते भी थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग खराब पढ़ाते हैं, क्यों? ये बात सही है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। सी 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 सी, चलिए ठीक है, सी आंसर। यहां पे मैं भाई, सी आंसर किसने बताया? सी आंसर कैसे हो जाएगा? इनर प्लेनेट्स की बात की जा रही है भाई, क्या बात करते हो? देखेंगे ये सन है, सन के बाद में आपको मरकरी दिखाई दे रहा है, वीनस दिखाई दे रहा है, अर्थ दिखाई दे रहा है, मार्स दिखाई दे रहा है। लेकिन 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 इसके बाद आपको ना यहां पे एक प्लेट दिखाई देगी, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड प्लेट कहते हैं। ये डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे, इसी वजह से मैंने इस वाले चित्र का यूज किया है। यहाँ पे क्या है? एस्टेरॉयड प्लेट होती है, जो क्या करती है? जो आपके प्लेनेट को डिवाइड करती है। ठीक है, अब एस्टेरॉयड प्लेनेट के बाहर वाले आउटर प्लेनेट कहलाते हैं, एस्टेरॉयड प्लेट के इधर वाले आपके इनर प्लेनेट कहलाते हैं। यानी जो सन की तरफ है उसे आंतरिक ग्रह माना जाता है, और जो सन से दूर है उसे आउटर प्लेनेट माना जाता है। तो बताओ क्या होगा? क्या बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये चारों ही क्या है? सन के पास हैं। इसी वजह से इसे इनर प्लेनेट कहा जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, यहाँ पे रॉकी नेचर पाया जाता है, यानी पत्थरों की पार्ट ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जैसे ही इस प्लेनेट को, यानी जब हम इस एस्टेरॉयड प्लेनेट के, एस्टेरॉयड प्लेट है इसके बाद वाले पार्ट को देखेंगे, तो आपको बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून दिखेंगे, जो सन से दूर हैं। लेकिन यहाँ पे ये बड़े ग्रह हैं और गैस जिएंट हैं। यानी ये कैसे हैं? गैस जिएंट माने जाते हैं। तो आप बताएंगे आंतरिक ग्रह कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी होगा, शुक्र होगा। अब आया समझ? फ्राइडे नहीं भाई, इंग्लिश में से फ्राइडे नहीं कहा जाता, ये कौन सी बात है? शुक्रवार को फ्राइडे कहा जाता है। शुक्र ग्रह को आप यहां पे क्या कहेंगे? आप कहेंगे वीनस। ठीक है, प्लूटो को निकाल दिया गया था बोना ग्रह कह के, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना वो इनर प्लेनेट हो जाएगा। शुक्र इज द आंतरिक ग्रह, हाँ बिल्कुल, शुक्र इज द आंतरिक ग्रह। और सबसे बड़ी इंग्लिश की बात करेंगे, फ्राइडे। ये कौन है फ्राइडे वाला? नमस्ते तुषार शर्मा, बहुत लेट हो, बहुत लेट हो भाई। अब तो क्लासेस एंड पे आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपको पता है हेपेटाइटिस बी रोग कौन? अब हेपेटाइटिस बी रोग है तो किसी ना किसी चीज को प्रभावित करेगा। हमारे पास में लीवर है, लीवर को प्रभावित यानी लीवर को अफेक्ट कर देता है। और अफेक्ट कैसे करता है? कि आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड ब्लड देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी में फ्लूइड देखने को मिल जाएगा, आपको इंजेक्शन कहीं लगवाने जाते हैं वो भी आपके लिए अनसेफ हो जाता है। मान लीजिए आपने ज्यादा अल्कोहल पी ली, नशा ज्यादा कर रहे हैं, उस टाइम पे भी लीवर ही प्रभावित होता है। और यहां पर आपको रोग होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका हेपेटाइटिस बी। क्या हेपेटाइटिस केवल एक ही है? नहीं, हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई, ये 5 प्रकार का होता है। लेकिन बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि हेपेटाइटिस की भी बात की जाए तो कैसा रोग है? क्या वो प्रोटोजोआ से होता है? क्या वो जीवाणु से, विषाणु से, या कवक से होता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर है। योर इंग्लिश बहुत अच्छा। हाँ जी, किन की? ये तो बता दो। जीवाणु 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 आंसर आ गया। राहुल चौहान का, ब्राह्मण का, एबी डिविलियर्स का। हाँ ब्राह्मण, माई इंग्लिश इज वेरी वेरी अच्छी, एजुकेशन इज लाइव। चलिए, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखो, जब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यानी हम वायरस की बात करते हैं, तो वायरस से होने वाला आपका रोग ही क्या है? यही है जो यहाँ पे जीवाणु, बैक्टीरिया बता रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बताए भाई। 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस एक वायरस से होने वाला रोग है। और अगर मैं ये बताऊं कि वायरस से होने वाले रोगों में, तो आपने एक नाम सुना होगा, एड्स।
ये भी क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। आपने नाम सुना होगा रूबेला, ये भी क्या है, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। आपने नाम सुना होगा रेबीज, जो कि आपने हाल ही में कोर्ट के द्वारा देखा होगा, कुत्तों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कुत्तों को यहाँ पे शेल्टर होम में रखने की बात की गई थी। तो वो रेबीज भी आपका वायरस से होने वाला रोग है। जो यहाँ पे जीवाणु की बात कर रहे हैं तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बात करेंगे, निमोनिया की बात करें, हैजा की बात करें, ये क्या है, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। लेकिन प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो मलेरिया, डायरिया, पेचिस, पायरिया, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। आया सर, मेरी भी इंग्लिश अच्छी है, मैं लास्ट क्लास में आपको इंग्लिश में ही बोलती हूँ। लास्ट क्लास में, क्लास के लास्ट में, या लास्ट क्लास तो मेरी कल हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। अब आप यहाँ पे रोड पे जाते हैं, रोड से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप कहते हैं सर हम कहाँ पे हैं, हाईवेज पे हैं। अब हाईवेज की जब बात आती है तो उसको बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो यही पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसके तहत आज आपको नेशनल हाईवेज देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1988 बताया सपना बनारसी ने, ब्राह्मण का आंसर ए है, राज फीलिंग्स बता रहे हैं 2000, रोहित तिवारी बता रहे ए। सबकी, हाँ जी, सबकी इंग्लिश अच्छी है, चलो कोई बात नहीं है। देखो, जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाती है, NHAI की बात की जाती है, नेशनल हाईवे की बात की जाती है, एक इसके लिए एक्ट आया था, और वो एक्ट कब आता है भाई, तो आप कहेंगे सर 1988 में आता है। लेकिन लागू कब होता है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सर 88 में तो आता है, लेकिन ना लागू जो होता है वो 1995 में होता है। तो NHAI एक्ट कब लागू होता है, 1995 में। और जैसे ही आप 1995 में इसको लागू होते हुए देखते हैं, तब आप एक योजना को पढ़ते होंगे कि सर एक योजना आई थी जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोला जाता है। इसके तहत 4 महानगर, जो कि आप देखते होंगे, दिल्ली के बाद देखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता के बाद आप देखेंगे चेन्नई, और चेन्नई के बाद आपका महानगर एक और है जिसका नाम है मुंबई। इन चारों महानगर को जोड़ा गया, जिसके तहत आपका एक योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके बाद में आप यहां पे बात करेंगे कि हमारे पास में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी है। तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे आपसे अगर पूछा जाए, NHAI में पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है। तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि हम श्रीनगर से कन्याकुमारी तक अगर जाएंगे तो वो हमारा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो जाएगा। और ये कौन सा होगा, इसका नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी है। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा। फिर मैं कहूं किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप कहेंगे सर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के। किसके पास है ये मिनिस्ट्री, तो आप क्या कहेंगे, तो ये आपका नितिन गडकरी के पास में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1988 हो जाएगा। सॉरी, हाँ, जो आप कह रहे हैं ना राइटिंग मस्त है, वो मेरी राइटिंग मस्त है, वैसे भी है। अगर आप मेरा लिखा हुआ हाथ से यानी पेन से देखेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, बोर्ड पे उतना अच्छा नहीं आ पाता है। भाई आ रही होगी, अब आ रही होगी। माइक बंद करके बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अब जब आप यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, जहाँ पे अंग्रेजी झाड़ रहे थे इतनी देर से, कोई अंग्रेजी देख रहा था, कोई हिंदी बोल रहा था, तो यहाँ पर आपका भाषाओं वाला क्वेश्चन आता है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये पूछ रहा है क्या, नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर बताएंगे, तो जल्दी से आप आंसर बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए कहता है भाई बंगाली, उड़िया, तुलु और कोंकणी। तो जल्दी से बताओ, 8वीं अनुसूची की बात की जाए, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं हैं। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, 22 भाषाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1967 में 22 भाषाओं में से अगर बात की जाए कि हमारे पास 1950 में 14 भाषाएं थी,
1967 में सबसे पहले 21वां संशोधन होता है, सिंधी को ऐड किया जाता है। 1992 में हम 71वां संशोधन करते हैं तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को ऐड किया जाता है। 2003 में हम 92वां संशोधन करते हैं और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन इसमें अभी तुलु को ऐड नहीं किया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं। अनुसूची नंबर 8 है, भाग 17 है, भाषा यहां पे 22 है, ये और तुलु उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वो बात की बात है कौन राष्ट्रभाषा बनेगी क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है, बिल्कुल है, हमारे पास हाई कोर्ट है, लेकिन वो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये आप बताइए। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में हाई कोर्ट की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे सर 25 हाई कोर्ट हैं, और यहां पर हमारे पास एक आर्टिकल भी है जिसमें कहा जाता है कि भारत के हर राज्य में क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल है आप ये बताइए। बाकी मैं बताता हूं कि हमारे पास 1866 का टाइम था और 1866 में हमने प्रयागराज में क्या किया था? हमने प्रयागराज में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी थी। ये उत्तर प्रदेश का एक मेन हाई कोर्ट है। लेकिन हमारे पास टाइम आता है 1948, क्योंकि बोझ ज्यादा हो रहा था तो हमने क्या किया? इसकी बेंच बनाई थी, और बेंच कहां बनाई? हमने लखनऊ में बनाई, इसलिए इसका आंसर लखनऊ होना चाहिए था। लेकिन पूछा गया है उच्च न्यायालय कहां पर है, तब आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयागराज में है। इलाहाबाद में नहीं है, एबी डिविलियर्स प्रयागराज में है। ठीक है, इलाहाबाद नाम चेंज हो चुका है। ये तुम धोखे में हो। अरे पता नहीं किसका क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अब मैं ये कहता हूं, अब हमने एक कल पढ़ा था, परसों वाली क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जब आपका जो पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट में अगर कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या करते हैं? अगर अर्जेंट नीड होती है तो एक अध्यादेश लेके आते हैं जो कि एक कानून की तरह कार्य करता है, जो 6 महीने तक मैक्सिमम चल सकता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में पास होना जरूरी है। ऐसा ही आपका राज्य विधानसभा में भी हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य की विधायिका का सत्र न होने पर अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी विधानसभा चल नहीं रही है, अब कानून बनाना है, तो कानून बनाने की नीड अगर मुझे दिख रही है तो वहां पर सरकार वहां पे विधानसभा नहीं चला रही, उस स्थिति में गवर्नर के पास में ये आपका एक अधिकार है कि वो अध्यादेश ला सकता है। क्या कर सकता है? हमारे पास कानून की नीड है, अर्जेंट नीड है, फिर आते हैं आपके पास में गवर्नर, और गवर्नर क्या करते हैं? अध्यादेश ले आते हैं, और ये अध्यादेश क्या करता है? कानून की तरह ही कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? कानून की तरह ही कार्य करता है। और ये बात की जाएगी, लेकिन ये काम कब तक कर सकता है? तो आप कहेंगे सर ये मैक्सिमम 6 महीने तक वर्क कर सकता है, उसके बाद इसे पास होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल हमारे पास कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे सर? विधायक के लिए यानी गवर्नर के लिए जो आर्टिकल है वो है आपका 213 यानी 213। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात की जाएगी तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर है 123, याद कर लेना, प्रेसिडेंट 123, और गवर्नर के लिए ऑर्डिनेंस लाने की पावर जो है वो 213 में, 213 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा बताया? डिविलियर्स का आंसर आ चुका है, और इसी के साथ में रोहित तिवारी 123 नहीं है, 123 प्रेसिडेंट का है। एजुकेशन लाइफ 213 सही है। भाई राष्ट्रपति का आंसर क्यों दे रहे हो? जब राज्यपाल का पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का आंसर क्यों आ रहा है? ये पढ़ो तो क्या कह रहा है? अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र ना होने पर अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम यहाँ पे राज्यपाल की बात करते हैं ना, तब आपका आर्टिकल 213 है। जब हम यहाँ पे राष्ट्रपति की बात करेंगे और संसद का सत्र ना चल रहा हो, उस स्थिति में आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट काम करेगा, यानी 123 पे। भाई दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 यहां पे क्या कहता है कि मान लीजिए कोई दो राज्य हैं, वो दो राज्य मिलकर क्या करना चाहते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं।
और अगर बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें अनुमति देने का काम कौन करेगा? यही पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन आपके सामने है 4। तो किसके पास है कि जो दो राज्य मिलेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, तो जॉइंट स्टेट पीएससी बनाएंगे, तो उसकी अथॉरिटी किसके पास में कि जो इसे पास कर देगा, इसे अनुमति प्रदान कर देगा? जल्दी से बताओ। आंसर है चित्रांशी का सी, रोहित तिवारी का सी, राज फीलिंग का संसद कहां से आ गया बेटा? इस जगह पे आंसर आपका अलग है। इस जगह संसद ना होकर राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास में पावर है कि जब दो राज्य एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं तो उसकी अनुमति दे सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है जॉइंट स्टेट पीएससी बनाने की। और ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो आप याद रख लेना, आर्टिकल नंबर हमारे पास में है वो 315। आर्टिकल नंबर 315 के तहत हमारे पास में यानी प्रेसिडेंट के पास में पावर है किसकी? जॉइंट पीएससी बनाने की। क्या है? जॉइंट स्टेट पीएससी बनाने की पावर, या फिर कहेंगे अनुमति। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ? आगे बढ़ें। संशोधन थोड़ी क्या कह जाते हो भाई, संशोधन वंशोधन, फिर उसके बाद डिलीट कर लेते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। क्या कहता है? आपको पता है हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान आपका 1950 में लागू हुआ था। जब हम यहाँ पे ग्रहीत की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1946 में ग्रहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है 26 नवंबर 1946 में जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना में इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द नहीं है जो 26 नवंबर 1946 में हमारे पास जो संविधान था, मूल संविधान था, जिसमें संशोधन नहीं हुए थे कभी, तो वो पहला पार्ट में हमारे पास प्रस्तावना में कौन कौन से पार्ट थे और कौन सा नहीं था। ऑप्शन सर 26 नवंबर 1949 होगा, 46 नहीं भाई। यहाँ पे मैंने उसका बोला है कि पास होने का, यानी हम जब ये कहेंगे ना लागू कब हुआ था, तब आपका 1950 होगा। 1946 में बोला है कि ग्रहीत की बात कर रहा है, लाया जा रहा था, उस टाइम पे बात की जा रही है बेटा। बंधुता की बात नहीं की जाएंगी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हमारे संविधान में संप्रभुता की बात की जाती है, गणतंत्र की बात की जाती है, हमारे संविधान में लोकतंत्र की बात की जाती है, न्याय की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, बंधुता की भी बात की जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पे अखंडता को देखेंगे, इंटीग्रिटी को देखेंगे, तो ये इंटीग्रिटी हमारे संविधान में है, लेकिन ये मूल संविधान में नहीं है। ये जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? तो आप कहेंगे सर इसके लिए ना संशोधन करना पड़ा था। और कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। और 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे। सबसे पहला वर्ड था आपका समाजवाद, दूसरा जो वर्ड था वो आपका पंथनिरपेक्ष, और तीसरा जो वर्ड था जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, वो तीसरा वर्ड था आपका अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन भी हुआ था और आखिरी बार संशोधन भी उसी टाइम पे हुआ था 1976 में। और इसी बात से 42वें संविधान को हम क्या कहते हैं, 42वें संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना गलती हो गई, हाँ बिल्कुल गलत होगा, समझोगे तभी तो समझ में आएगा। राधे राधे भाई निखिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21। क्या कहता है ये? लोकटक के बारे में पूछ रहा है। इनमें से लोकटक क्या है ये बताना है। तो जल्दी से बताइए। 20 में से 18 सही हुए, लेकिन अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हुई है, आपके पास में 2 क्वेश्चन अभी और हैं। तो चलिए से उनका भी आंसर दीजिए जल्दी से। आई एम नॉट ओल्ड स्टूडेंट भाई निखिल हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, तो इनका स्वागत कर दिया जाए। और ये भी बता दीजिए निखिल आप कहाँ से जुड़े हो। निखिल ने भी आंसर दे दिया है बी। राज फीलिंग्स का आंसर आ चुका है बी, और इसका जवाब नहीं दे सकता मैं चित्रांशी, चलो फिर भी थैंक यू। लोकटक की बात की जाती है तो लोकटक आपकी क्या है? लोकटक आपकी एक झील है। क्या है ये झील है। और ये कहां की झील है? तो आप क्या कहेंगे सर, ये नॉर्थ ईस्ट की
कहाँ की झील है? नॉर्थ ईस्ट की झील है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सर नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये है आपकी मणिपुर में। और मणिपुर में ये आपकी झील है जिसमें आपका दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है। आप कहेंगे सर वो नेशनल पार्क का नाम भी तो बता दो, तो बिल्कुल बता रहा हूं। नेशनल पार्क का जो नाम है वो होगा आपका केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब आप कहेंगे नेशनल पार्क तैरता हुआ क्यों है? तो आप यहाँ पे पार्ट को देख पा रहे होंगे, ये आपकी प्लेट टाइप की दिख रही हैं। ये प्लेट टाइप के आपके आइलैंड हैं, द्वीप हैं, और इन द्वीप को हम क्या कहते हैं? इन्हें फुमडीज कहा जाता है। और ये फुमडीज जो हैं वाइब्रेट करते हैं जब इस पर हिरन कूद के जाता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क। हाँ, यहीं पर केबुल लामजाओ भाई, बिल्कुल सही बताया। निखिल ने कुछ बोला है, लेकिन निखिल भाई चीज़ें निकल चुकी हैं, इसलिए बिहार से। बहुत अच्छा है भाई, बिहार से भी लोग हमारे पास में जुड़े हैं। और आप अगर यूपीएसआई के अलावा भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप अगर चाहते हैं कि हम लोग एसएससी की तैयारी करें तो आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने पर आपको वहाँ पर कोर्सेज दिख जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तब। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। क्या कहता है भाई? किस मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में भारत की पहली डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 जारी की है? यानी अप्रैल 2025 में डिजिटल खतरा रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में कहा जा रहा है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, पहली बार है। इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि हर टाइम पे हर चीज पहली जो होती है ना वो सबको याद रहती है, तो वो एग्जामिनर को भी याद रहती है। एग्जामिनर पहली चीज को जरूर पूछता है। ठीक है, कर लेंगे सर जी, क्या करना है मुझे? स्किप कर दो, कोई बात नहीं है। स्किप कर दोगे तभी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्या करोगे? वहां पे भी स्किप कर दोगे। सी आंसर दिया है चित्रांशी ने, और राज फीलिंग्स ने आंसर दे दिया है सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखो मंत्रालय कौन सा है? थ्रेड का मंत्रालय, डिजिटली थ्रेड का मंत्रालय। अब ये डिजिटली थ्रेड का मंत्रालय तो क्या कर रहा होगा? ये बात करेगा किसकी? डिजिटली रूप से होने वाले धोखे की, यानी साइबर क्राइम की बात करेगा। ये आपके साथ में डिजिटली जो फ्रॉड होता है उसकी बात करेगा। ठीक है, अब फ्रॉड के बाद में और क्या हो सकता है हमारे साथ में? भाई हमारा डेटा जो है ना वो लीक हो सकता है। अब ये डेटा से रिलेटेड कोई हमारे पास में मिनिस्ट्री है जो इन पर काम कर सकती है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास में एक मिनिस्ट्री है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है। यही है जो इस पर काम करती है। हमारे जो फिशिंग होती है उसमें 175% की बढ़ोतरी हो गई है। हैकर्स भी आजकल एआई का प्रयोग करने लग गए हैं। हमारा क्लाउड का जो सिस्टम होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं वो कमजोर हो गया है। हमारे पास में प्रोटेक्शन की कमी होती जा रही है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि डीप फेक वीडियो भी बनाए जाते हैं जिससे उसको क्या किया जा सके? ब्लैकमेल किया जा सके। जहां पे गर्दन उसकी बॉडी किसी और की जोड़ के हम क्या कर सकते हैं? डीप फेक वीडियो भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे वॉइस भी बना पा रहे हैं। इसी वजह से क्या किया जा रहा है? एक कानून लेके आया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास में क्या है? रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के तहत क्या किया गया है? बताया गया है कि इस प्रकार से लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। कौन सा साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है? डिजिटली फ्रॉड किस तरीके से किया जा रहा है? लिंक कैसे प्रोवाइड की जाती है? डेटा कैसे लीक किया जाता है? डेटा कैसे चोरी किया जाता है? सारी चीज की एक रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट के तहत हो सकता है इस पर कानून भी आ जाएगा। आगे देखेंगे वो ठीक। भाई जो भी काजल है, काजल की तारीफ कर दी गई है निखिल के द्वारा पहली बार में आते ही। चलिए, अवांछनीय टिप्पणियों की बारिश ना करें आप सभी, क्योंकि हम सभी में कोई ऐसा ही तो कोई कुछ बनेगा जरूर, और एक दिन ऐसे हम एग्जाम देंगे और गुरु दक्षिणा में हमारा रिजल्ट होगा। बाकी आपकी इच्छा। भाई सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हो तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे किसी को आहत हो, यानी किसी की भावनाओं को आहत हो। इसीलिए कहता हूँ कि भाई यहाँ पे पढ़ने आते हैं और मैं यहाँ पे केवल पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वैसे भी मैं कमेंट को इग्नोर करता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, यानी आज की जो क्लास थी ये आपकी कंप्लीट होती है। और आपको ये क्लास कैसी लगी है ये भी बताइएगा, और आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं ये भी बताइएगा, नहीं आ रही हैं तो भी बताइएगा। बाकी आपको ये क्लास के अलावा आपका जो फीडबैक है, या फिर आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ये भी आप बता सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे
केवल जीएस की क्लासेस नहीं होती, रीजनिंग की क्लासेस होती है, तो आप सुबह 7 बजे जुड़ जाएंगे। फिर मैथ की क्लासेस रहती है 11:30 बजे आप जुड़ जाएंगे। फिर 12:30 बजे जीके की क्लास जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, और आप शाम को 9 बजे हमारे साथ में हिंदी की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, थ्योरी को समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें ये पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पता हो कितना पढ़ना है, तो आपके लिए यहाँ पर एक बैच लाया गया जो कि चाणक्य 2.0 बैच है। ये बैच आपका 599 का हुआ करता था, लेकिन अब कितने का है? तो आपके सामने रेट लिखी हुई है, केवल 99 में मिल रहा है। अगर आप यहां पे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 99 रुपए में, जो कि आपकी एक दिन का पैसा होता है, उस एक दिन के पैसे में आप 2 साल का कोर्स खरीद सकते हैं। यानी 99 रुपए में आप इतना सस्ता बैच ले सकते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी रहे तो आप 99 रुपए में, केवल 99 रुपए में यूपीएसआई का बैच खरीद सकते हैं, चाणक्य 2.0। तो कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे, ये आपको मिलने वाला है हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम याद रखिएगा, बायसी ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, बैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। पेड कोर्सेज में जाके भी ले सकते हैं, और फ्रंट पे आपको अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से भी कोर्सेज को ले सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कोर्स लेने के बाद में कोई दिक्कत आती है तो आप माई परचेस में जाके उन कोर्सेज को देख सकते हैं कि जो भी आपने कोर्स खरीदा है। भाई 99 रुपए, इससे सस्ता बैच आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को खरीदना, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक बार डेमो जरूर देखिएगा, और आपको डेमो अगर पसंद आते हैं तो आपका खुद मन करेगा कि इस बैच को क्यों ना खरीद लिया जाए, तो खरीदिएगा जरूर। बहुत सस्ता बैच है, बहुत अच्छा बैच है, ठीक है। और सर थैंक यू भाई निखिल, और इसी के साथ में जो भी बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। साथ में जुड़े हो तो कम से कम इतना तो बनता है। 22 में से 20 सही हुए हैं। किसके सही हुए हैं? 22 में से 20। एजुकेशन लाइव के 22 में से 20 सही रहे हैं। एबीडब्ल्यूएस के 20 में से 20 सही रहे हैं। भाई मैंने तो 22 कराए, 20 में से 20 कैसे हो गए? अच्छा, 2 छोड़ दिए होंगे। चलिए आगे बढ़े आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे हम रोजाना आपको 12:30 बजे इसी टाइम पर। और ये सेशन आपका रोजाना होता है, तो भाई रोजाना टाइम से जुड़ जाया करो। 12:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। 2-4 मिनट का हो सकता है थोड़ा सा हेर फेर हो जाए, बाकी की क्लास 12:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें मैं रोजाना आपको 20 क्वेश्चन कराता हूं लगभग। और ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कहता हूं ये प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे जा सकते हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाके आप सारी क्लासेस को एक साथ में देख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके देख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। 45 से ज़्यादा यानी 45 मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो 45 प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है भाई, काजल को बाय कर दो, मैं जा रहा हूं भाई, मैं बाकी के लोग तो यहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।